जयवंत गोवा में पिछले 2 साल से मन लगाकर अपने इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा था। इस बार जब उसकी छुट्टियां पड़ी तो वो वापस अपने गांव माधवपुर के लिए निकल गया। यहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था और इन 2 सालों में उसको यहाँ की याद रोजाना आया करती थी। पंकज, हवेली अभी और कितनी दूर है? छोटे मालिक, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, यहाँ की सड़कें इस टाइम तो इतनी सुनसान नहीं रहा करती थी। कहाँ गई यहाँ की चहल पहल? आजकल हमारे गांव में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। किस तरह का खतरा? तभी सामने से उसको कई गांव वाले आते हुए नजर आए। वो सभी सड़क से होते हुए जंगल की ओर मुड़ गए। ये सब गांव वाले ऐसे कहाँ भागे जा रहे हैं? पंकज ने कार रोक दी। जयवंत कार से बाहर निकला। अब एक तरफ से गांव वाले भागे आ रहे थे और दूसरी तरफ जयवंत उनके सामने से आया तो देखा कि 2 लड़कियां बुरी हालत में भाग रही थी। जयवंत अचानक से दोनों के सामने आ गया। जयवंत की नजरें जैसे ही एक से मिली, उसके दिल पर मानो हजारों छुरियां एक साथ चल पड़ी। उसकी नीली साड़ी में चमकता हुआ गोरा बदन किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी था। मारो इन्हें, खत्म कर दो। जैसे ही गांव वालों का शोर जयवंत के कानों में पहुंचा, तो वो अपने सेंस में आ गया। उसने दोनों लड़कियों को अपने पीछे किया और उनकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। वो बहुत तेजी से भागे आ रहे थे, लेकिन जैसे ही जयवंत ने अपनी गन निकालकर एक फायर किया, गोली की आवाज के साथ गांव वालों का शोर खत्म हो गया और सन्नाटा छा गया। क्या किया इन लड़कियों ने? क्यों भाग रहे हो इनके पीछे? ये हमारे गांव का अपना मसला है। तुम कौन हो जो हम तुम्हें बताएं? जिस रास्ते जा रहे थे निकल जाओ। मैं जयवंत हूँ, देवेंद्र प्रताप का बेटा। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर आया गुस्सा थोड़ा ठंडा होता नजर आया। छोटे ठाकुर, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आप इन दोनों को नहीं जानते। ये चुड़ैले हैं। ये सुनकर जयवंत ने दोनों को एक बार फिर से मुड़कर देखा। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? ये चुड़ैलें कैसे हो सकती हैं? क्या सबूत है इस बात का? जब से ये दोनों हमारे गांव में आई हैं, तभी से जवान मर्दों के कत्ल हो रहे हैं। अब मैं आ गया हूँ। ये कौन है, क्या है, वो मैं पता लगा लूंगा। फिलहाल आप सब लोग अपने रास्ते जाएं। उसकी बात सुनकर सभी वहाँ से गांव की तरफ हो लिए। जयवंत ने उन दोनों को कार में बिठाया और खुद पंकज के बराबर में बैठ गया। तुम लोगों का नाम क्या है और इस तरह से ये गांव वाले तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? मेरा नाम पूर्णिमा है। ये मेरी बहन है विशाखा। हमारा एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। बस यही हमारी गलती है कि हम अकेले हैं। इसी का फायदा उठाकर गांव वालों ने हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उसके मुंह से ये बातें सुनते ही विशाखा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छलक आई और एक पल को उसकी आंखें तेज लाल होकर चमकने लगी। कार हवेली के सामने जाकर रुकी और सभी बाहर निकले। उसी टाइम विशाखा के पीछे एक साया आकर खड़ा हो गया, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। विशाखा ने उसको पीछे मुड़कर देखा। एक बार फिर विशाखा की आंखें लाल लाल चमकने लगी और अचानक से वो साया गायब हो गया। सभी अंदर गए तो स्वागत में बलराज और उसका दोस्त वीर और कुछ और नौकर खड़े हुए थे। वीर विशाखा को ऊपर से नीचे तक निहारने लगा और विशाखा भी उसको देखकर कामुक अंदाज में मुस्कुरा रही थी। जयवंत ने अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में पूर्णिमा और विशाखा को भेज दिया और फिर बलराज और वीर के साथ बातें करने लगा। ये दोनों लड़कियां कौन है? बेचारी पास के गांव से हमारे गांव में आई थी, लेकिन हमारे गांव वालों ने बेवजह इन पर चुड़ैल होने का इल्जाम रख दिया। कहकर जयवंत ने उन दोनों को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने उन दोनों को बचाया और अपने साथ ले आया। तुमने दोनों को लाकर बहुत अच्छा किया। मैं उन दोनों का भरपूर ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगा। रात के 11 बज चुके थे। सभी अपने अपने रूम्स के अंदर थे। तब वीर अपने बेड पर लेटा करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों के सामने विशाखा का मदहोश कर देने वाला जिस्म किसी तस्वीर की तरह घूमे जा रहा था। यार क्या करूं? वो विशाखा आंखों के सामने से हट ही नहीं रही। उसके कानों में पायल की आवाज आई।
वो तेजी से बेड से उठकर कमरे से बाहर निकला और उसने देखा तो सामने विशाखा खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। उसकी ट्रांसपेरेंट साड़ी से उसका मखमली बदन चमक रहा था, जिससे वीर के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। क्या हमें ही याद कर रहे थे? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो मुस्कुराती हुई पलटी और मेन डोर की तरफ चल दी। वीर भी चेहरे पर मुस्कान लिए उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसका सारा ध्यान उसकी बल खाती हुई कमर पर था। कब वो हवेली से बाहर निकला और कब उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच गया, उसको खबर तक नहीं हुई। जब उसको ठंडी हवाएं महसूस हुई तब वो अपने सेंस में आया। विशाखा, आखिर कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। उसने एक बार को पलट कर देखा और कामुक तरीके से मुस्कुराकर फिर से आगे चलने लगी। थोड़ी देर बाद अचानक से हवा बहुत तेज हो गई और वीर की आंखों के सामने धुंध ही धुंध फैल गई। जब हवा रुक गई तो वीर ने अपनी आंखों से हाथों को हटाया। देखा तो विशाखा गायब हो चुकी थी। कहाँ चली गई? ओहो, तो मेरे साथ लुका छिपी खेलने का इरादा है। ठीक है, अभी आता हूँ। वो मनमोहक आवाज उसके कानों में पड़ती जा रही थी और वो भी दीवाना सा होकर उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। फिर उसने देखा कि विशाखा बोनफायर के सामने बैठी हुई है। वीर की तरफ उसकी पीठ थी। वो उसकी साड़ी से चमकती हुई उसकी गोरी कमर को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही विशाखा की हंसी की आवाज भी और ज्यादा मनमोहक होती जा रही थी। वो उसके पास गया और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। जान, अब इतना भी मत इतराओ। इतना सुनते ही विशाखा ने झटके से उसकी तरफ पलट कर देखा तो डर के मारे वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका नया रूप देखकर वीर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके दिल की धड़कन मानो रुक सी गई हो, सांस गले में ही अटक कर रह गई। विशाखा अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। अगले ही पल उसने अपना पंजा उसके पेट के अंदर दे मारा। मेरी जान, आ जाओ, बलि प्रथा को आगे बढ़ाओ। उसके इतना कहते ही वहाँ वो साया नजर आया। अब वो साया नहीं था, वो साफ साफ एक डरावना दानव नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो भयानक मुस्कान के साथ वीर को ही देख रहा था। बलि स्वीकार हो, बलि स्वीकार हो माता देव। उसने एक ही झटके में वीर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस तरफ जयवंत के कमरे में अचानक से पूर्णिमा आ गई तो उसकी भी आंख खुल गई। पूर्णिमा, तुम यहाँ? ये सुनकर पूर्णिमा ने कुछ नहीं कहा और उसको कामुक नजरों से देखकर मुस्कुराने लगी। जयवंत भी उससे दूर न रह सका और उठकर उसके गले लग गया। गले लगते ही पूर्णिमा की आंखें लाल लाल चमकने लगी और वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी। पूर्णिमा और विशाखा की सच्चाई क्या है? कौन है वो दानव और जयवंत के साथ आगे क्या होगा? क्या जयवंत ने उन दोनों को घर में लाकर अपनी ही जान को खतरे में डाल दिया? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस कहानी के दूसरे पार्ट में। अब होगा चारों तरफ मौत का तांडव। जयवंत पूर्णिमा के गले लगा हुआ था। उसके हाथ पूर्णिमा की मखमली कमर पर बेतहाशा चल रहे थे। तभी वो दानव सामने आकर खड़ा हो गया और जयवंत को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। उसको देख जयवंत की रूह कांप उठी। उस दानव ने एक हाथ से जयवंत के चेहरे पर हमला किया और वो बेहोश हो गया। जयवंत को होश आया तो वो अपने कमरे में ही था। थैंक गॉड, सपना था। लेकिन ये पूर्णिमा? रात के तकरीबन 3 बजे पूर्णिमा के कमरे का दरवाजा खुला और विशाखा अंदर आई।
विशाखा के हाथ में वीर के सीने से निकला हुआ दिल था, जिससे खून टपक रहा था। पूर्णिमा उसको गुस्साई नजरों से देख रही थी। इस हवेली में हमारी पहली रात है और तुमने आज ही एक मर्द की जान ले ली। तुमको तो पता ही है कि जवान मर्द देखने के बाद मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। तुमको खुद पर काबू करना सीखना पड़ेगा। अवंतिका को जिंदा करने से पहले किसी को हमारी सच्चाई पता चल गई तो उसको कभी जिंदा नहीं कर पाएंगे हम। तुमको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे हाथ में क्या है? एक जवान मर्द का दिल। क्या तुमको इसकी तलब नहीं? मैं खुद पर काबू करना जानती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले जयवंत को पूर्णिमा का ही ख्याल आया। धीरज, धीरज, जो लड़कियां मेरे साथ आई थी उनको जाकर देखो, उनको कहना फ्रेश होकर नाश्ते के लिए आ जाएं। सुनकर धीरज पूर्णिमा के कमरे की तरफ चला गया। उसने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया और पूर्णिमा ने दरवाजा खोला। जी कहिए। कुंवर साहब ने कहा है आप लोग नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आ जाएं। ठीक है, हम आते हैं। पूर्णिमा ने विशाखा की तरफ देखा और मुस्कुराई। पूरे दिन बलराज विशाखा के इर्द गिर्द मंडराता रहा और इस तरफ जयवंत भी पूर्णिमा की तरफ आकर्षित हो रहा था। शाम के टाइम अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। लगता है बाहर बारिश हो रही है। इतने दिनों बाद बारिश में भीगने का मौका मिला है। सुनकर बलराज और जयवंत उसको देखने लगे। मतलब? बारिश होते ही इसको न जाने क्या हो जाता है। मैं छत पर जा रही हूँ इससे पहले कि ये बारिश खत्म हो जाए। ये कहकर पूर्णिमा ने एक बार जयवंत की तरफ देखा, जैसे कि आंखों ही आंखों में उससे कुछ कहना चाह रही हो, और फिर सीढ़ियों से होती हुई छत पर चली गई। बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो मजे में आकर बारिश के पानी में भीगने लगी। कुछ ही मिनटों बाद जयवंत भी वहाँ छत पर आ गया। उसकी पतली साड़ी भी पानी में सराबोर हो चुकी थी और उसका गोरा बदन साफ साफ चमक रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जयवंत और उसकी नजरें मिली। जयवंत भी अब ठंड को महसूस करने लगा था। अचानक से तेज बिजली कड़की और जयवंत पूर्णिमा के गले लग गया। ठंड की वजह से दोनों की पकड़ और मजबूत हो गई। नीचे बलराज भी विशाखा को एक टक देखे जा रहा था। काफी देर तक ध्यान न देने के बाद विशाखा आखिर बोल पड़ी। आप इतनी देर से मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे। आपकी नजर में मुझे खोट नजर आता है। नहीं नहीं, मैं उस टाइप का नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं। आज मैं तुमको अपने साथ गांव घुमाने लेकर चलता हूँ। गांव घूमने? लेकिन उससे इस बात का क्या ताल्लुक है? मैं तुम्हें घुमाकर सही सलामत यहाँ वापस लाऊंगा। उससे ये साबित हो जाएगा कि मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। और अगर आप सही सलामत वापस नहीं आ पाए? तो इसका मतलब होगा कि तुम एक खूबसूरत बला हो। शाम को डिनर के बाद पूर्णिमा ने विशाखा को पीछे आने का इशारा दिया। आज की रात तुम्हें कैसे भी करके उस बलराज को गुफा में लेकर जाना है और अपनी भूख पर काबू रखना। बलराज का दिल हमारे लिए नहीं है, उसका दिल सिर्फ मार्कादेव के लिए है। और उसके बाद उस जयवंत को मारकर उसका भी दिल मार्कादेव को चढ़ाया जाएगा। फिर हमारी तीसरी बहन अवंतिका जिंदा हो जाएगी और फिर हम मिलकर इस राजघराने पर और गांव के लोगों पर अपना कहर बरसाएंगे। बेफिक्र रहो मेरी बहन। बलराज कुछ देर बाद जीप लेकर उसके सामने आया। फिर दोनों वहां से निकल गए। वैसे बलराज, एक बात बताइए, इस गांव के लोगों ने हम दोनों बहनों को चुड़ैल समझा था, इसलिए वो हमें जान से मारना चाहते थे। क्या आपको मैं चुड़ैल नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। बातें करते करते उनकी जीप जंगल में बनी एक गुफा के पास पहुंच चुकी थी। जीप रोकी और मुझे गौर से देखिए। बलराज ने जीप रोकी और उसको निहारने लगा। तुम कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि सर से पैर तक कयामत हो। तो आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल
बिल्कुल नहीं। आपको पता है ये गुफा किसकी है? यहाँ एक दानव रहता है जो मेरा आशिक है। तो चलो आपके आशिक दानव से भी मिल लेते हैं। बलराज उसके साथ गुफा के अंदर चला गया। वहाँ पर जगह जगह तंत्र मंत्र करने का सामान पड़ा हुआ था। नींबू, मिर्ची, उल्लू की खोपड़ी, जानवरों के कंकाल, चाकू, छुरियां, कीले, हथौड़े, रस्सी और न जाने क्या क्या। क्या हुआ आपके आशिक को? आखिर वो है कहाँ? वो ऐसे नहीं आने वाला। उसको बुलाने के लिए उसको मांस का लालच देना पड़ेगा। तो ठीक है, उसको मेरे दमदार मांस का लालच दे दो। बलराज को अभी भी उसकी बातें मजाक लग रही थी और वो ये भी दिखाना चाहता था कि उसको डर नहीं लगता। सुनकर विशाखा खुश हो गई। उसने बलराज को जमीन पर लेटाया और उसके पैरों में रस्सी बांध दी। ये क्या? तुमने तो हाथ बांधे ही नहीं। ऐसे तो मैं उसको आराम से मार दूंगा। उसका इंतजाम भी कर देती हूँ। ऐसा कहकर उसने एक हाथ से कील उठाई और दूसरे हाथ में हथौड़ा। उसने बलराज का हाथ ऊपर को मोड़कर जमीन पर फैलाया और उसकी हथेली में कील गाड़ दी। तभी वो बहुत ही भयानक अवतार में आ गई। अब तो यकीन हो गया ना जानू? ऐसा कहकर उसने एक और कील उठाई और दूसरे हाथ में गाड़ दी। फिर उसने चाकू उठाया और उसके सीने के बीचों बीच मारा। बलराज की दर्दनाक चीखें गुफा में गूंज उठी। फिर उसकी पसलियां चीरकर उसके सीने से दिल निकाल लिया। अगर ये दिल राजघराने के खानदान का नहीं होता तो इसके स्वाद का मजा मैं ही लेती। लेकिन अफसोस। वो दोनों हाथों में दिल को पकड़कर एक खुले ताबूत के सामने जाकर रुकी। उस ताबूत के अंदर एक गठीले शरीर वाली लड़की की लाश थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। विशाखा ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े। मार्कादेव, बलि स्वीकार हो। ऐसा कहते ही वहाँ तेज रोशनी हुई और फिर दिल उसके हाथ से गायब हो गया। रोशनी बंद हो गई। अब बस उस जयवंत का दिल निकाल कर आपको चढ़ाना है और फिर जिंदा होगी हमारी बहन अवंतिका। अवंतिका आखिर कौन है? उसका जयवंत के राजघराने से क्या ताल्लुक है? क्या पूर्णिमा जयवंत को मारकर अवंतिका को जिंदा कर पाएगी? और क्या होगा अगर वो जिंदा हो गई तो? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के तीसरे और आखिरी भाग में। बलराज का सीना चीरकर उसके दिल को निकालकर जब विशाखा ने उसका चढ़ावा शैतानों के देव मार्कादेव को चढ़ाया तो फौरन ही ताबूत में पड़ी अवंतिका की लाश में सांसें लौट आई। अवंतिका की सांसें चलने लगी है। इसका मतलब हमारी विधि काम कर रही है। अब बस राजघराने के एक और आदमी के दिल का चढ़ावा चढ़ाना है। उसके बाद अवंतिका की शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और ये हमसे भी ज्यादा भयानक रूप में जी उठेगी। तभी उसने देखा कि बलराज की जेब में रखा मोबाइल बजने लगता है। उसने मोबाइल जेब से निकाला तो देखा कि कॉल जयवंत का था। उसने मोबाइल कान पर लगाया और बलराज की आवाज में बात करने लगी। कहाँ है तू? कल से वीर का भी कोई पता नहीं और आज डिनर के बाद से विशाखा और तू दोनों गायब है। मेरा दिल विशाखा पर आ गया है। क्या कह रहा है तू? जो तूने सुना, मैं इसे लेकर बहुत दूर जा रहा हूँ। वहाँ कुछ दिन ऐश करने के बाद वापस ले आऊंगा। पागल हो गया है क्या? तू जहाँ भी है अभी के अभी उसको लेकर वापस आ। मैं पूर्णिमा को क्या जवाब दूंगा? और पापा भी आने वाले हैं, उनको क्या कहूँगा मैं?
मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ विशाखा चाहिए। लेकिन सुन तो। पूर्णिमा जयवंत के पीछे खड़ी सब सुन चुकी थी। आपके गंदी नजर वाले भाई ने मेरी बहन को गायब कर दिया। कहाँ है मेरी बहन? वापस बुलाइए उसको। बलराज ने उससे मेरी बात नहीं करवाई, अब मोबाइल भी बंद कर दिया है। आप लोग सिर्फ अय्याशियां करना जानते हैं। मैं तो आपसे प्यार करने लगी थी, लेकिन अब मुझे आपके राजघराने की सच्चाई पता चल चुकी है और अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाली। जयवंत ने उसको पकड़ा और कस के गले लगा लिया। तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मैं बलराज की तरह नहीं, तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो हम आज ही शादी करेंगे। ये सुनकर पूर्णिमा की आंखें लाल लाल चमकने लगी और उसके चेहरे पर खुशी छलक आई। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर साहब? बड़े मालिक आएंगे तो गुस्सा करेंगे। मुझे इस टाइम कुछ नहीं सुनना। मुझे पूर्णिमा से प्यार है और हम आज ही शादी करेंगे। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो हमारे रीति रिवाज के हिसाब से करनी पड़ेगी। हमारी पीढ़ियां अपनी शादियां एक ही जगह पर करती आई हैं। तुम जहाँ कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वहीं जाकर तुमसे शादी करूंगा। तो चलिए हमारे साथ। जयवंत धीरज की बात को नजरअंदाज करके वहाँ से पूर्णिमा के साथ निकल गया। वो उसी गुफा के अंदर पहुँचे जहाँ अवंतिका की लाश रखी थी। अभी भी वहाँ काले जादू का सामान, चाकू, छुरियां जैसी चीजें पड़ी हुई थी। और इस तरफ धीरज ने देवेंद्र को कॉल करके सब कुछ बता दिया। मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। हो ना हो, ये भी मुझे उसी डायन के जैसी लग रही है जिसे कई साल पहले मैंने पुरोहितों के साथ मिलकर उस गुफा में कैद किया था। देवेंद्र प्रताप वहाँ से निकल गए। आप हमें अपनाने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। कुछ ही पलों में दृश्य ये था कि जयवंत और पूर्णिमा कुंड के सामने बैठे हुए थे। पूर्णिमा कोई मंत्र पढ़े जा रही थी। उनके ठीक पीछे एक चेला था। खड़े हो जाइए। उसकी बात सुनते ही जयवंत खड़ा हो गया। पूर्णिमा ने उसको टिले पर लेटाया और उसको देखकर मुस्कुराने लगी। ये किस तरह का रिवाज है? क्या ये भी शादी का हिस्सा है? सुनकर वो मुस्कुराई और उसके माथे को चूमकर प्यार से उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगी। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जयवंत ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वहाँ विशाखा भी प्रकट हो गई और उसने पूर्णिमा के हाथ में एक चाकू दे दिया। फिर उसने ताबूत का ढक्कन हटाया और भयानक रूप में अवंतिका उसके अंदर लेटी हुई नजर आई। दोनों बहनें कोई मंत्र पढ़ने लगी। पूर्णिमा ने चाकू हवा में उठाया। मार्का देव की जय हो! वो जयवंत के सीने में चाकू घोंपने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ देवेंद्र प्रताप आ पहुँचा और उसने पूर्णिमा को धक्का दे दिया। जयवंत इस शोर की वजह से अचानक उठ गया। तेरी इतनी हिम्मत! पूर्णिमा की आंखें लाल लाल चमकने लगी। उसके जिस्म की चमड़ी का रंग बदलने लगा और वो बहुत ही भयानक हो गया। उसका चेहरा भी एकदम खौफनाक हो गया। ये देखकर जयवंत का भी दिल दहल गया। अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, कहकर वो देवेंद्र पर झपटी, लेकिन उसको टच करते ही पूर्णिमा को झटका सा लगा और वो दूर जा गिरी। जिस कवच ने मुझे उस वक्त तेरी जुड़ैल बहन से बचाया था, वो आज भी मेरे गले में है। तेरे जैसी डायन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तेरे इस बेटे को तू नहीं बचा पाएगा। पूर्णिमा तेजी से जयवंत के करीब बढ़ी और उसने उसके चेहरे पर 2 बार पंजों से हमला किया। मैं मेरे बेटे की बलि चढ़ने नहीं दूंगा। हमारा मकसद राजघराने से है। तूने हमारी बहन को खत्म किया था, इसलिए तेरे घराने के 2 मर्दों के दिल का चढ़ावा चढ़ाने पर हमारी बहन जिंदा हो सकती है। तेरा बेटा नहीं तो क्या, हम तेरे दिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्णिमा ने देवेंद्र को जमीन पर गिराया और उसके ऊपर बैठ गई। जयवंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा तो विशाखा ने उसको पकड़ लिया, लेकिन विशाखा का जिस्म जयवंत के गले में पड़े कवच की वजह से जलने लगा था। पूर्णिमा ने अपने दोनों तेज पंजे देवेंद्र के सीने में घुसेड़ डाले और देवेंद्र का दिल निकाल दिया। अब विशाखा भी जल भुनकर खत्म हो चुकी थी।
वो खड़ी हुई और ताबूत के करीब जाकर बोली, बलि स्वीकार हो मार का देव। तभी वहाँ बहुत जोरों का उजाला हुआ और पूर्णिमा के हाथों से वो दिल गायब हो गया। अगले ही पल अवंतिका की आंखें खुल गई और वो तेज शोर करते हुए उठ खड़ी हुई। मेरी बहन जाग उठी। मेरी प्यारी बहन, तुमने मुझे जिंदा करने के लिए कितनी मेहनत की, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अब हम मिलकर इस गांव के लोगों पर अपना कहर बरसाएंगे। तुमको जिंदा इसलिए किया है मेरी बहन, जिससे मैं तुम्हारी उन शक्तियों को हासिल कर सकूं जो तुम्हारे जिंदा रहते हुए तुम्हारे पास थी। ये सब तुम क्या कह रही हो? अवंतिका कुछ समझ पाती इससे पहले ही पूर्णिमा ने चाकू उठाया और अवंतिका के दिमाग में डाल दिया। अवंतिका के शरीर से शक्तियाँ निकालकर अब पूर्णिमा के शरीर के अंदर जाती हुई नजर आई। अब सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा ही इस गांव के जवान मर्दों को अपना शिकार बनाएगी। सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा। जयवंत ने अपने गले से माला उतारी और फिर पूर्णिमा की तरफ दिखाते हुए आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़, वरना मैं मार दूंगी। तुझे मरना ही होगा। इस गांव की हिफाजत करना अब मेरी जिम्मेदारी है। जयवंत उसके रोकने पर भी उसकी तरफ बढ़ता ही रहा। माला से डरती हुई वो अपने कदम पीछे ले रही थी। उसके पीछे रखे ताबूत से उसका पैर टकराया और वो उसके अंदर जा गिरी। जयवंत ने झट से माला उसके सीने पर डाल दी। जयवंत ने ताकत लगाकर उस ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। खोल दे इसको! खोल दे! ये तूने ठीक नहीं किया। उसी ताबूत में कैद कर जयवंत ने अपने पिता देवेंद्र की लाश को जीप में डाला और वहाँ से निकल पड़ा। मैं वापस